बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अस्सलाम वालेकुम। एमटीएल टीवी के साथ मैं हूं एमटीएल। आज हम जिन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे उसमें सरे फहरिस्त ज़ाहिर है बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान, पॉलीग्राफिक टेस्ट और पाकिस्तानी सियासतदान, हज और ईद के दरमियान पाकिस्तानी अशराफिया सऊदी अरब में और पाकिस्तान के 45% अवाम गुर्बत की लकीर से नीचे। बलूचिस्तान पाकिस्तान का तकरीबन 40% रकबा है। आबादी बिलाशुबा 1.5 करोड़ के करीब है और उसमें बलोच और पख्तून आबादी है। बलोच आबादी को भी 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है कि बलोची और ब्राह्वी 2 ज़बानें बोली जाती हैं, लेकिन नस्लन वो बलोच ही कहलाते हैं। इस वक्त बलूचिस्तान एक जिंदा आतिशफिशा बना हुआ है। अगर हम देखें और सोचें कि क्या हो रहा है और पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, 2 मुख्तलिफ नजरिए हैं देखने के। एक नजरिया है जो हुकूमत देख रही है उसका नजरिया है या एस्टेब्लिशमेंट का नजरिया है। दूसरा अगर हम देखें तो वो बलूचिस्तान के आम आदमी का है। बलूचिस्तान की ये बदकिस्मती है कि आबादी कम, बहुत बिखरी हुई, दूर दूर आबादी, और इतनी दूर आबादी के 50-50, 100-100 किलोमीटर तक आपको कोई घर नजर नहीं आता, लेकिन वसाइल बेशुमार, बेइंतहा। अगर उसके कुदरती नज़ारों को ही हम देख लें तो बलूचिस्तान के कुदरती नज़ारे, बलूचिस्तान के मादनी वसाइल, बलूचिस्तान के साहिल, ये पाकिस्तान के लिए नेमत हैं, लेकिन बलूचिस्तान के लिए अजाब बने हुए। बलूचिस्तान के साहिलों पर, मादनी वसाइल पर कब्जा करने के लिए 2 तरह की कुव्वतें मौजूद हैं। एक तो ज़ाहिर है हम खुद हैं पाकिस्तानी और हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान के लोग हमारे काबू में रहें और हम उन पर कब्जा बरकरार रखें। और दूसरी वो साम्राज्यी कुव्वतें हैं जो बलूचिस्तान के मादनी वसाइल, उसके रिसोर्सेज, उसकी जगहें के साथ साथ उसकी जोग्राफियाई जो पोजीशन है उस पर भी उनकी राज टपकती है। पाकिस्तान में आज तक एक मंसूबा, जो सबसे बड़ा मंसूबा पाकिस्तान की तारीख का बना, वो था सीपैक, जिसे पाकिस्तान का गेम चेंजर कहा जाता था। अब गेम चेंजर तो बढ़ गया, सीपैक खत्म हो गया। हमारे लोगों ने, अशराफिया ने, हुक्मरानों ने अरबों डॉलर कर्जे लिए। बलूचिस्तान पर कुछ खर्च नहीं हुआ सिवाय एक कोस्टल हाईवे के और एक शारा जो गवादर से बरास्ता तुर्बत, होशाब, बिस्मा और पंजगूर से होती हुई कोयटा की तरफ जाती है। इसके अलावा किसी रोड पर कोई सरमायाकारी नहीं। गवादर पोर्ट बनी, छोटी सी बनी, ज्यादा बड़ी नहीं बनी। जो हम उसका नक्शा देखते हैं मुजव्वजा, वो तो अगर हमने जो आज से 10 साल पहले मैंने देखा था उसके मुताबिक जो मौजूदा गवादर शहर है पूरा, वो पूरा का पूरा उस गवादर पोर्ट में आया हुआ था। लेकिन हमारी बदनसीबी, हमारी तरजीहात इतनी गलत, इतनी बुरी, इतनी कमजोर, इतनी गुलामाना जहनियत वाली कि कोई हुकूमत उसके
समरात से बलोच अवाम को फायदा ना पहुंचा सके। फायदा पहुंचा तो हमारे हुक्मरानों का, हमारी इलीट का और हमारे इस्टेब्लिशमेंट के इदारों का। सुई गैस निकलती है सुई से, तो उसका फायदा चंद सरदारों के अलावा बलोच लोगों तक उसके समरात नहीं पहुंचते। उसके फायदे से आम बलोच फायदा नहीं उठा सकता, मुस्तफीद नहीं हो सकता। सोने पे सुहागा, जो बैनुल अक़वामी साम्राज्य कुव्वतें हैं वो अपना काम करती हैं और उन्हें रोकने के लिए हमारे इदारे अपने ही लोगों को उठाना शुरू कर देते हैं और उन्हें ये करते हैं कि वो जबरी लापता लोग भी बन जाया करते हैं। एक तरफ हमारी हुकूमत कहती है कि कोई जबरी लापता नहीं है, दूसरी तरफ नौजवान हैं, जबरी लापता अफराद के वारिस हैं, जिनमें महरंग बलोच इस वक्त सबसे बड़ी आवाज बनकर उभरी हैं, जो पाकिस्तान के आईन के मुताबिक उसके तहत चाहते हैं कि बलूचिस्तान में जो कुछ निकले वो उस पर पहला हक बलोचों का है। हमें इस तरह लापता ना किया जाए, गुमशुदा ना किया जाए। मुझे याद है कि एक नौजवान जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ा करता था, एक बहुत गरीब बाप का बेटा था, तुर्बत में मेरे पास आया करता था अक्सर। जब वो मेडिकल की तालीम के लिए क्वेटा गया, वहां पढ़ रहा था, तख्लीकी नौजवान था, उसने एक बलूची में अफसाना लिखा। उस अफसाने की बुनियाद पर उसे लापता कर दिया गया, गुमशुदा कर दिया गया। यह नौजवान जो डॉक्टर बना बाद में, मेरी उससे बाद में 2008-9 में मुलाकात भी हुई, जब वो बाजियाब भी निकला और बाजियाब हुआ और वापस आया और फिर खौफ से इस मुल्क को छोड़कर पाकिस्तान से बाहर भी चला गया। बहुत अरसा रहा वो। उसके वालिद और उसकी वालदा, जो बुजुर्ग उसके वालिद रिटायर हो गए थे, एक लोकल गवर्नमेंट में गालिबन वो पेयोन थे, और वो कराची प्रेस क्लब के बाहर बेशुमार अरसे तक, बहुत दिनों तक वो बैठे रहे, लेकिन गरीब की आवाज कोई नहीं सुनता। इस सारी तमहीद का मतलब कि एक तरफ से एक्शन होता है, दूसरी तरफ से रिएक्शन होता है, और इस वक्त हुकूमत जो एक्शन कर रही है, लापता हो रहे हैं लोग, उनके लिए कोई कानून साजी नहीं। आप इस मुल्क को बचाना चाहते हैं, पाकिस्तान एक आतिश फशां के दहाने पर मौजूद है। अगर आपको पाकिस्तान बचाना है तो आप कोशिश ये करें कि कानून के मुताबिक पाकिस्तान सिर्फ उस वक्त सरवाइव कर सकता है जब हम आईन और कानून पर अमल करते हुए लोगों को जजा सजा का फैसला करें। या तो पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर जो है वो 2 साल तकरीबन होने को आए, ना उसकी किसी ने आवाज सुनी, ना उसकी किसी ने तस्वीर देखी। ये एक ऐसा जबर है तारीख का, और अब मुझे ये नहीं लगता कि हमारे जो ताकतवर इदारे हैं, जो हमेशा वादा करके वादा खिलाफी करते रहे, वो अपनी रविश, अपना रवैया तब्दील करने को तैयार नहीं। अब उनके मुकाबले पर जब मुखालिफ कुव्वतें आई, जैसा कि पहले भी मैंने अपने किसी गुज़िश्ता प्रोग्राम में बात की थी कि हर अमल का एक रद्द अमल होता है, और वो उतना ही शदीद और मुखालिफ होता है जितना कि वो अमल होता है। अब रद्द अमल बढ़ता चला जा रहा है। इस वक्त पाकिस्तान की बका खतरे में है, केपीके और बलूचिस्तान की वजह से। हमारी फौज दुनिया की बहुत बड़ी, बहुत ताकतवर फौज होगी, लेकिन वो सोवियत फौज से ज्यादा ताकतवर नहीं होगी जो अफगानिस्तान में है। वो अमरीकी फौज से ज्यादा वसाइल की हामिल और टेक्नोलॉजी की हामिल नहीं होगी जैसा कि वो अफगानिस्तान में आई, या 20वीं सदी में जो अंग्रेज फौज अफगानिस्तान में गई थी उसके मुकाबले में ज्यादा ताकतवर नहीं होगी, जिसकी इक़्तिदार में कभी सूरज ही गुरूब नहीं। हम कर्ज लेके गुजारा कर रहे हैं, और बकौले मिर्जा गालिब कर्ज की पीते थे मैं,
اور کہتے تھے ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن۔ ہمارے سوچنے والے دماغ، ہمارے با اختیار لوگ، انہیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آج پاکستان کو بچانے کے لیے انہوں نے کس کس جگہ سے اپنے قدم پیچھے کرنے ہیں۔ یہ ملک کسی کی جاگیر نہیں ہے، یہ ملک اگر کسی کا ہے تو وہ پاکستانی قوم کا ہے، وہ پختونوں کا ہے، وہ بلوچوں کا ہے، وہ شہباز شریف یا فیلڈ مارشل سے زیادہ مہرنگ بلوچ کا ہے، منظور پشتین کا ہے، اور ان سے زیادہ عمران خان کا ہے، اور پاکستان کے ہر اس غریب آدمی کا ہے جس نے یہاں اپنی زندگی بتائی۔ ایک طرف یہ حالات ہیں کہ دنیا میں ہمارے دشمن نے ہمارے علاقوں پر نظریں گاڑی ہوئی ہیں اور ہم انہیں پلیٹ میں تیار کر کے پاکستان کے ڈش دینے کے لیے گھوم رہے ہیں۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں کہ اس وقت جو ایک تنازع چل رہا ہے، تنازع تو 2-2.5 سال سے چل رہا ہے، اور اس وقت ایک انتہا پہ آ گیا ہے جب ایک طرف عمران خان ہے اور دوسری طرف پوری اسٹیبلشمنٹ، حکومتیں، وفاقی حکومت، پنجاب کی حکومت، سندھ کی حکومت، حتیٰ کہ بلوچستان کی حکومت، یہ کہنے کو میں حق بجانب ہے عمران خان اور پاکستانی عوام کہ اس ملک میں اگر ہمارا کوئی حق ہے تو وہ حق ہمیں ملنا چاہیے، اور پاکستان کے عام آدمی کا صرف ایک حق ہے اس ملک میں، وہ کبھی 3 سال بعد ملتا ہے، کبھی 5 سال بعد ملتا ہے، اور وہ ہے ووٹ کا حق۔ جب ووٹ کا حق ہی چوری ہونا شروع ہو جائے تو کیا ہوگا؟ لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ عید اور حج کے درمیان ہماری پوری اشرافیہ، ہماری وزیر اعظم، ہمارے فیلڈ مارشل، ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان، آئینی بینچ کے سربراہ، یہ بیک وقت سعودی عرب میں تھے۔ یہ سعودی عرب میں کیوں تھے؟ اس پر ہم آگے کہیں تفصیل سے بات کریں گے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان چل پڑا ہے، پاکستان ترقی کر رہا ہے۔ پاکستان ترقی نہیں کر رہا، پاکستان کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے، پاکستان مشکل سے مشکل تر صورتحال میں دھنستا چلا جا رہا ہے، ایک دلدل ہے جس میں ہم پھنس رہے ہیں۔ لیکن جو صاحب اختیار ہیں، جو طاقتور ہیں، انہیں اس بات کا نہ تو ادراک ہے، نہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس ملک کو بہتری کی طرف لے جائیں۔ اور اس وقت جو بین الاقوامی سروے آیا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے 45% سے زائد لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، اور غربت کی لکیر کے لیے جو پیمانہ بنایا گیا ہے وہ ہے $2.15 روز کی کمائی۔ مطلب یہ کہ پاکستان میں اس وقت انتہا ہے، لوگوں کو کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، پیٹ نہیں بھر رہا، لیکن ہماری حکومت ہے کہ وہ خاموش بیٹھی ہے، آنکھیں بند کی ہوئی ہے، اندھی ہے، گنگی ہے، بہری ہے، وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ پاکستان کا ایک عام آدمی کس طرح گزارا کر رہا ہے۔ دوسری طرف دیکھیں کہ عمران خان پر جو کیسز چل رہے ہیں اس میں اب جو 9 مئی کا کیس بنایا گیا، جو اتنا سادہ اور آسان تھا کہ اسے حل کرنا 10 منٹ کا کام تھا۔ بہت زیادہ ایسی جگہوں پر، حساس مقامات پر، ظاہر ہے سیف سٹی کے کیمرے لگے ہوئے ہیں، سیف سٹی کے کیمرے لگے ہوئے ہیں، آپ کے پاس اس کی ویڈیوز موجود ہوں گی، آپ بڑے اطمینان سے، آرام سے وہ ویڈیوز ریلیز کرتے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا۔ لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ 2 سال سے زائد عرصہ ہو گیا، آج تک کوئی ثبوت نہیں آ سکا،
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतालबा किया कि अदालती कमीशन बना दिया जाए, अदालती कमीशन भी नहीं बना। मतलब दाल में कुछ काला नहीं, दाल सारी की सारी ही काली है। अब सबूत की तलाश में निकले। अब सबूत कहां से मिलेंगे जी? सबूत के लिए इंतहाई मुतनाज़ा तरीका इख्तियार करने की कोशिश की जा रही है, और वो है पॉलीग्राफिक टेस्ट। अब पॉलीग्राफिक टेस्ट होना चाहिए और साइमल्टेनियसली होना चाहिए, 3 लोगों का होना चाहिए। एक काजी फायज ईसा, एक वजीर आजम शहबाज शरीफ। अगर वो उसमें से पास हो जाएं तो पता चलेगा कि कौन कहां है, कौन कहां खड़ा है। क्योंकि पाकिस्तान में पॉलीग्राफिक टेस्ट का सबसे ज्यादा अगर किसी शख्स को जरूरत है तो वो है शहबाज शरीफ को, कि क्या उनकी जो हुकूमत है वो कानूनी तरीके से बनी है, उन्होंने धांधली नहीं की या करवाई, या उसकी मदद से उन्होंने हुकूमत नहीं बनाई। इस मुल्क में जो मसाइल हैं हकीकी, उनकी तरफ से सब लोगों ने, बाइख्तियार लोगों ने, ताकतवर लोगों ने आंखें बंद की हुई हैं और एक ही तरफ उंगली कर रहे हैं। और उन्हें ये नहीं पता, ये लोग ये नहीं जानते कि अगर आप किसी की तरफ एक उंगली करते हैं तो आपकी तरफ 3 उंगलियां होती हैं, तो 3 उंगलियों का रुख आपकी तरफ भी होता है। अब ये सोचना किसका काम है, पाकिस्तान बचाना किसकी जिम्मेदारी है, माफी मांगना किसकी जिम्मेदारी है, इन तमाम बातों को छोड़ें और आप ये करें कि कोशिश करके पाकिस्तान को बचा लें और वो फैसला करें जो पाकिस्तान की, पाकिस्तानी अवाम की बेहतरी के लिए हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।